हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीबी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला बच्चों। तो डीएलएड पाठशाला, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे डीएलएड बीटीसी के सभी विषयों की पढ़ाई होती है, बिल्कुल ही आसान भाषा में और बिल्कुल ही एग्जाम के हिसाब से। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड पाठशाला को ज्वाइन कर लें। बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का शिक्षण अधिगम। ठीक है, आज मेरे ख्याल से या तो ये कंप्लीट सिलेबस पूरा हो जाएगा या फिर कल हमारी लास्ट क्लास होगी शिक्षण अधिगम की। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसका। फिर आप हमें बताइएगा कि आपको कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ना है हमसे। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, और उसके बाद आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था न्यूनतम अधिगम स्तर यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, पेन कहाँ गया, पेन उठाते हैं पहले हम लोग। हाँ जी बच्चों, तो हमने पढ़ा न्यूनतम अधिगम स्तर यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, एमएलएल जिसको कहते हैं। क्या अर्थ होता है, किसी निश्चित स्तर पर बच्चे को कम से कम कितना सिखाना चाहिए, ये आपका न्यूनतम अधिगम स्तर बताता है। ठीक है, आवश्यकता क्या होती है, शिक्षा में समानता लाने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए, स्तर को सुधारने के लिए, शिक्षा का जो लेवल है, स्तर है, उसको सुधारने के लिए, बढ़ाने के लिए। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके 1992, इसे अनिवार्य अधिगम स्तर कहा गया। ठीक है, न्यूनतम अधिगम स्तर को ही आपका 1992 में अनिवार्य यानी कंपलसरी अधिगम स्तर बना दिया गया। ठीक है, दावे समिति आपकी 1990 में हुई। प्राथमिक स्तर पर भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन के लिए एमएलएल यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग यानी न्यूनतम अधिकार को निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, समझो बच्चों। आइए आगे देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। अपेक्षित अधिगम स्तर यानी एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल। ठीक है, अर्थ क्या होता है, प्रत्येक कक्षा विषय के लिए निर्धारित ज्ञान जो निश्चित समय में बच्चे को प्राप्त करना है, उसी को आप क्या बोलते हैं, अपेक्षित अधिगम स्तर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उद्देश्य क्या होता है कि भेदभाव रहित शिक्षा होती है, व्यवहारिक सामाजिक ज्ञान, समस्याओं का निदान, मूल्यांकन और रुचि बढ़ाना, ये सारे उद्देश्य किसके होते हैं, अपेक्षित अधिगम स्तर के बच्चों। ठीक है, फिर आता है अधिगम यानी लर्निंग। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम यानी लर्निंग कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स, ऑडियो विजुअल एड। क्या होता है आपका, शिक्षण को प्रभावशाली व सरल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री। लाभ क्या होता है और महत्व क्या होता है, प्रेरणा देता है, विषय में को रोचक बनाता है, रटने को कम करता है, शिक्षण में कुशलता, प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, ये सारे आपके शिक्षण सहायक सामग्री थे बच्चों। ठीक है, उद्देश्य क्या था, अनुभवों को द्वारा ज्ञान, क्या अनुभव द्वारा ज्ञान, प्रभावी शिक्षण, पाठ सामग्री स्पष्ट करना, समान शिक्षा, रुचि, क्रियाशीलता बढ़ाना, ये सारे उद्देश्य थे। ठीक है, विशेषता क्या होती है, छोटी बातों को सरलता से समझाना, टीचर की मदद, भाषा कठिनाई दूर करना, समय बचाना और रुचि बढ़ाना। ठीक है, ये सारे क्या थे, विशेषता थे। कितने प्रकार के होते हैं, इंद्रियों के आधार पर आपका श्रव साधन हो गया, दृश्य साधन हो गया और श्रव दृश्य साधन दोनों हो गया। ठीक है, श्रव आपका हो गया रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। दृश्य साधन आपका हो गया प्रतिक्षिप्त और अप्रतिक्षिप्त। प्रतिक्षेपित में आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया। अप्रतिक्षित में आपका चार्ट हो गया, बोर्ड हो गया, ग्राफ हो गया, पोस्टर हो गया, ग्लोब हो गया, पाठ्य पुस्तक हो गया। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड यानी शब्द दृश्य साधन में आपका चलचित्र हो गया, दूरदर्शन हो गया, ड्रामा हो गया, वीडियो टेप हो गया। ठीक है, यूट्यूब हो गया। फिर हमने पढ़ा था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में 1986। उद्देश्य था बढ़ती जनसंख्या, कम संसाधन में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। ठीक है, 3 प्रकार के किट दिए गए थे, इसमें कौन कौन से, विज्ञान किट, गणित किट और मिनी टूल किट। ठीक है, विज्ञान को प्रयोग करने के लिए लैब वाला आपका हो गया, गणित को समझाने के लिए ठोस आकृति और गिनतारा। ठीक है, और मिनी टूल किट में छोटी छोटी चीजों से सिखाने होते, जैसे साइकिल का रिंच, हथौड़ी वगैरह, ये सारी चीजें मिनी टूल्स किट में आ गई। समझे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलो अब आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट का तो यही हो गया पिछली क्लासेस। देखते हैं हम लोग श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो एड्स के बारे में। ठीक है, तो श्रव्य सामग्री आपकी क्या क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो श्रव्य सामग्री जो होती है आपकी ऑडियो एड्स, वे चीजें हैं जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं, या हमें सुनकर बहुत कुछ सीखने में मदद करती है। ठीक है, तो हम सुन करके इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे आपका रेडियो हो गया, भारत में रेडियो को प्रसारण यानी ब्रॉडकास्टिंग जो होता है सबसे पहले आपका कब हुई, 1927 में। कब हुई, 1927 में मुंबई में हुई। ठीक है,
मुंबई में आपकी हुई और कोलकाता में शुरू हुआ। तो मुंबई और कोलकाता में सबसे पहले भारत में रेडियो को प्रसारण यानी ब्रॉडकास्टिंग सबसे पहले स्टार्ट हुई 1927 में। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो का इस्तेमाल भारत में 1929 2 साल बाद शुरू किया गया। शिक्षा का क्षेत्र में रेडियो का इस्तेमाल। ठीक है। 1930 में इसका नाम बदल करके ऑल इंडिया 1927 में आपका आया। 1929 में उसको शिक्षा में लाया। एक साल बाद 1930 में इसका नाम बदल करके ऑल इंडिया रेडियो यानी ऑल इंडिया AIR कर दिया गया। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो। फिर उसके बाद से लगभग 27 वर्ष बाद फिर 1957 में इसकी आकाशवाणी कहा जाने लगा इसे। ठीक है, तो ऑल इंडिया रेडियो AIR जो था वो क्या बदल गया, वो आपका हो गया आकाशवाणी के नाम से। ठीक है, आकाशवाणी भारत संस्कार की सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के सभी जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन विभागों में सबसे बड़ा है। ठीक है, आकाशवाणी जो है वो भारत सरकार के सूचना और एवं प्रसारण मंत्रालय जो है उसके सभी जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन विभागों में सबसे बड़ा आपका क्या है, आकाशवाणी है। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तब ऑल इंडिया रेडियो की केवल 6 केंद्र थे। कितने केंद्र? 1947 में ऑल इंडिया रेडियो के 6 केंद्र थे। ठीक है, इसमें 86 केंद्र। अब क्या है इसमें 86, अब कितने 86 केंद्र, जिसमें चंडीगढ़ कानपुर में 2 विविध भारती प्रशासक केंद्र भी शामिल है। ठीक है, तो चंडीगढ़ और कानपुर में 2 विविध भारती प्रसारण केंद्र भी शामिल है। ठीक है, तो 6 से लेकर के 86 हो गया, जिसमें कि चंडीगढ़ और कानपुर में जो 2 विविध भारती आपका प्रसारण केंद्र है वो भी शामिल है। ठीक है, तो ये था आपका रेडियो के बारे में एक श्रव्य सामग्री। ठीक है, आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं टेप रिकॉर्डर के बारे में। ये भी पहले के जमाने का टाइम है। ठीक है, टेप रिकॉर्डर में आवाज यानी ध्वनिया को टेप पर रिकॉर्ड या जमा कर लिया जाता है यानी स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा आप लोगों के पापा लोग के पास टेप रिकॉर्डर होता है। ठीक है, बचपन में आपने देखा होगा कुछ लोगों ने उसमें रिकॉर्ड करके गाना सुना जाता है या और भी चीजें होती है, तो वो टेप रिकॉर्डर का होता है। ठीक है, यह ग्रामोफोन की तरह ही काम करता है। किसके तरह? ग्रामोफोन की तरह ये काम करता है। टेप रिकॉर्डर को आप अपनी क्लास के समय के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टेप रिकॉर्डर को शिक्षा में इस्तेमाल करने के लिए आप अपनी क्लास के समय पर उसका इस्तेमाल करें। उसमें टेप में वो लगाएं, उसका डिस्क लगाएं, CD लगाएं, डिस्क लगाएं जो भी, और उसको प्ले कर दें तो वो प्ले हो जाएगा। ठीक है, उससे श्रव्य आपको सुनाई देगा, ऑडियो। बच्चों की को कविताएं, भाषण, नाटक, गीत आदि टेप रिकॉर्डर में सुनाए जाते हैं। ठीक है, बच्चों को कविताएं, भाषण हो गए, नाटक हो गए, गीत हो गए, ये सभी टेप रिकॉर्डर से सुनाए जाते हैं या कैसेट टाइप और रियल टाइप में होते हैं। किस तरीके कितने प्रकार के होते हैं? कैसेट टाइप में और रील टाइप में। ठीक है, कैसेट भी होता है कि रील टाइप होती है। ठीक है, आगे आते हैं, पढ़ते हैं ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या होता है? तो वाक्यों, कविताओं, गीत, कहानियां, नाटकों को ग्रामोफोन रिकॉर्ड एक स्थायी यानी परमानेंट रिकॉर्ड है। ठीक है, देखो वाक्यों हो गया, ठीक है, जैसे अब पॉडकास्ट वगैरह होता है ना, तो वैसे वाक्यों, कविताओं, गीतों, कहानियों, नाटकों का जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड होता है वो एक स्थायी रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? एक स्थायी यानी परमानेंट रिकॉर्ड होता है। इसमें बच्चों को चीजें अपनी मर्जी के अनुसार से कई बार सुनाई जा सकती है। क्या होती है? बच्चे को जो चीज पसंद है वो चीज ग्रामोफोन में आप बार बार बच्चों को सुना सकते हो। ठीक है, रेडियो पर प्रसारित कार्यक्रम को भी रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है, समझे? तो रेडियो का जो प्रसारित कार्यक्रम है उसको भी रिकॉर्ड करके रखा जाता है आपका इसमें ग्रामोफोन में। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या था? ये आपका श्रव्य सामग्री थी। ठीक है, श्रव्य सामग्री। अब आते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स दोनों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं? दृश्य, श्रव्य और दृश्य सामग्री। ठीक है, तो श्रव्य दृश्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स वे चीजें हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, ये सीखने को और भी मजेदार बनाती हैं। क्या करती है? और भी मजेदार बना देती हैं हमको सीखने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन से आपके होते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड। तो पहले आता है आपका टेलीविजन। क्या होता है टेलीविजन? टेलीविजन पढ़ाने का एक बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली तरीका है। यह शिक्षा को एक ऐसा अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल मीडियम है, साधन है, जिसके द्वारा हम बहुत सारे लोग यानी जनता से संपर्क रख सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा सास बहू का सीरियल हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से कई सारे एजुकेशनल भी कंटेंट आते हैं। ऐसा नहीं है केवल ड्रामा वगैरह, दूरदर्शन वगैरह पे काफी सारे सीखने वाले भी चैनल रहते हैं। ठीक है, तो वे सारे क्या होते हैं? वो सारे अनौपचारिक साधन होते हैं जिससे
बच्चे को जनता को जागरूक करा जा सकते हैं, उनको सिखाया जा सकते हैं कई सारी चीजें। इससे किसी घटना को एक साथ सुनना और देखा जा सकता है। इसके द्वारा सीखा गया ज्ञान हमेशा के लिए स्थायी यानी परमानेंट हो जाता है। ठीक है, जब वो चीजों को देखते हैं हम लोग और सुनते भी हैं तो क्या हो जाता है, वो स्थायी हो जाता है, हमारे ज्ञान हमको अच्छे से वो याद हो जाता है। ठीक है, कैसे हम लोगों को क्लास का लेक्चर नहीं याद रहता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया, लेकिन हमको कोई मूवी हम देख लेते हैं तो मूवी की हमको स्टोरी पता चल जाती है। क्यों याद रहती है स्टोरी हमेशा तक, 10 साल तक भी याद रहेगी वो स्टोरी? क्यों याद रहेगी? क्योंकि हमने उसको अच्छे से देखा भी है, मन लगाया भी है, उसको देखा भी है, उसको सुना भी है, हर तरीके से उसको अपने अब्जॉर्व कर लिया, तो वो परमानेंट स्थायी हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग भारत में दूरदर्शन। अब दूरदर्शन भी आया, दूरदर्शन यानी टीवी। तो भारत में आपका दूरदर्शन जो है, भारत में दूरदर्शन का सबसे पहला प्रयोग आपका 15 अगस्त 1959 को दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1959 को दिल्ली में हुआ था। इसके बाद दूसरे शहरों में भी दूरदर्शन के केंद्र बनाए गए थे। ठीक है, 1 अप्रैल 1976 को दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया। पहले क्या था? ऑल इंडिया रेडियो का ही हिस्सा था आपका दूरदर्शन। 1976 में 1 अप्रैल 1976 को दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया और इसका नाम दूरदर्शन रख दिया गया। ठीक है, अब यह सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, वैसे दूरदर्शन की शुरुआत लोगों के मनोरंजन के लिए हुई थी। किस लिए हुई थी? इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के लिए हुई थी। लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में भी होने लगा। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्र में आपका दूरदर्शन का उपयोग होने लगा। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम लोग दूरदर्शन का शैक्षिक मूल्यांकन या महत्व यानी एजुकेशनल वैल्यू और इम्पोर्टेंस ऑफ दूरदर्शन। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? दूरदर्शन के द्वारा सभी लोग तक सूचनाओं का एक साथ दृश्य रूप से में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो दूरदर्शन के द्वारा सभी लोगों तक सूचनाओं का एक साथ जैसे जनता को पूरा पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, शब्द दृश्य के रूप में आसानी से पहुंचाया जा सकता है कोई भी चीज को। दूरदर्शन घर और कक्षा में बिल्कुल असली वास्तविक यानी रियल माहौल देता है। ठीक है, तो घर में भी और कक्षा में भी वास्तविक एकदम रियल माहौल देता है, क्योंकि हम उसको देखते हैं और सुनते भी हैं। दूरदर्शन मनोरंजन और शिक्षा दोनों को मिला जुला संयुक्त साधन है। क्या है? मिला जुला साधन है। शिक्षा और मनोरंजन, इंटरटेनमेंट भी होता है, एजुकेशन भी होता है। दूरदर्शन हर उम्र और स्तर के लोगों के लिए रचनात्मक क्रिएटिव कार्यक्रम दिखाता है। क्या करता है? हर उम्र के लिए, बच्चों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए, अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग तरीके का कार्यक्रम होता है। ठीक है, यह बच्चे को समझने, तर्क करने, फैसले लेने और समस्याओं को हल करने की शक्ति देता है। क्या करता है? बच्चे को समझने, तर्क करने यानी लॉजिकल थिंकिंग करने, ठीक है, क्वेश्चनिंग करने, फैसला लेने और डिसीजन लेने और समस्याओं को हल करने की शक्ति देता है। क्या करता है? दूरदर्शन। ठीक है, ये इसका क्या था? शैक्षिक मूल्य का महत्व था, दूरदर्शन का शैक्षिक मूल्य या महत्व। ठीक है बच्चों, दूसरा आते हैं दूरदर्शन के बाद हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर आज के जीवन में सभी के पास होता है। कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया। ठीक है, तो कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है यानी यंत्र है जो आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। क्या आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोगी है क्या? आपका कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर हो गया। आप बच्चों, हम बता देता हूँ कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों, हम लोगों ने कंप्यूटर का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया। आप लोग प्लेलिस्ट चाहिए। ठीक है, डीएलएड पाठशाला आप लोग जाइए, उसको पहले जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब करें, DLED_ पाठशाला। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कंप्यूटर का फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर की प्लेलिस्ट होगी, उसमें 10 शायद एपिसोड होगा और वहाँ उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है बच्चों, तो उसको आप वीडियो देखते रहिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक ऐसा मशीन यानी यंत्र है जो आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। कंप्यूटर का इस्तेमाल सभी क्षेत्रों में किए जाने लगा है। क्या होना है? सभी क्षेत्रों में, हर फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत जरूरी स्थान है। ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा बच्चों को हर क्षेत्र के बारे में शिक्षा मिल सकती है। क्या होती है? हर क्षेत्र के बारे में, हर फील्ड के बारे में कंप्यूटर के द्वारा बच्चों को सीख दी जा सकती है। इसलिए अब बच्चों को कंप्यूटर का इस्तेमाल करना जरूर आना चाहिए। समझे? चौथा था भारत में कंप्यूटर युग यानी कंप्यूटर एज की शुरुआत 1960 दशक में हुई थी। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, उन्होंने हमारे लिए डाला था। ठीक है, तो भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत आपको 1960 के दशक में हुई थी। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर के प्रयोग अनेक कार्यों में बताइए। ठीक है, तो कंप्यूटर का प्रयोग अनेक कार्यों में यानी यूज ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस वर्क के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है बच्चों,
आइए एक एक करके बात करते हैं। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल कई कामों में होता है, कई सारे कामों में होता है। कौन कौन से कामों में? छात्र अभिलेख यानी स्टूडेंट रिकॉर्ड, यानी बच्चों की जानकारी रखने के लिए, ठीक है, आपका स्टूडेंट का रोल नंबर, परसेंटेज, ठीक है, फीस वगैरह, ये सारी चीजें स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड होता है उसको रखने के लिए आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। परीक्षा परिणाम तैयार करना, ठीक है, परीक्षा का रिजल्ट तैयार करना, एग्जाम रिजल्ट बनाना, ठीक है। शिक्षक में शोध कार्य यानी रिसर्च वर्क इन एजुकेशन, यानी पढ़ाई से जुड़ी रिसर्च करना, ठीक है। सीखने और सिखाने में यानी लर्निंग और टीचिंग में, पढ़ाने में भी मदद करता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको कंप्यूटर के थ्रू। व्यवसाय के क्षेत्र में यानी बिजनेस सेक्टर में, कंपनियों में आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी भी दुकान में जाते हैं आजकल, तो वो कंप्यूटर लिखा रखा रहता है, उसमें वो बिल बनाता है, ठीक है, बिल बनाता है, तो वो क्या है, वो कंप्यूटर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके कंप्यूटर के प्रयोग थी, यानी यूज ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस वर्क, ठीक है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दे, डीएलएड पाठशाला यानी डीपी पाठशाला को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें। मानचित्र के बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों, मानचित्र यानी मैप, ठीक है। अब आपकी 10th में 11th में आपके हर जहाँ आपका अगर ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट होता होगा तो मानचित्र का इस्तेमाल होता होगा, ठीक है। मानचित्र यानी मैप पृथ्वी की सतह यानी सरफेसेस के किसी हिस्से, जगह या क्षेत्र, नगरों, देशों, पहाड़ों, पर्वत, नदियां आदि का एक तय पैमाने की मदद से कागज या बड़े बोर्ड पर छोटे रूप में बनाना, ठीक है। तो मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह की किसी भी हिस्सा हो गया, या फिर जगह हो गया कोई, या फिर कोई शहर हो गया, नगर हो गया, या कोई देश हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गए, नदियां हो गए आदि का एक नए पैमाने यानी स्केल की मदद से कागज या बोर्ड पर छोटे रूप में बनाना ही आपका क्या है? यह आपका मानचित्र है, यानी मैप है। भूगोल ज्योग्राफी पढ़ाने में मानचित्र का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मानचित्र का इस्तेमाल किस लिए जरूरी है? भूगोल या ज्योग्राफी जो आपको बोलते हैं भूगोल को, उसको पढ़ाने में मानचित्र का उपयोग बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, समझे। 4-5 स्लाइड और बची हुई है, ठीक है, आज की क्लास में पढ़ते हैं हम लोग भूगोल शिक्षण में मानचित्र के उपयोग व अध्ययन के 2 उद्देश्य, ठीक है। तो भूगोल शिक्षण में यानी आपका ज्योग्राफी की टीचिंग में सब्जेक्ट में मानचित्रों का उपयोग क्या है, वह अध्ययन के 2 उद्देश्य होते हैं। क्या उद्देश्य होते हैं उनके मानचित्र का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग एंड स्टडिंग मैप्स इन ज्योग्राफिक टीचिंग, ठीक है। तो पहला आता है विद्यार्थी को किसी क्षेत्र, देश या जगह के सही आकार यानी साइज, विस्तार यानी एक्सटेंट का ज्ञान हो सके, ठीक है। तो विद्यार्थी को किसी भी शहर हो गया, किसी भी क्षेत्र हो गया, किसी भी देश हो गया, किसी भी जगह का सही आकार पता चल सके, और विस्तार यानी एक्सटेंट का ज्ञान हो सके कि कितना विस्तार में ये शहर है, या ये क्षेत्र है, या ये जगह है, ठीक है। पृथ्वी के किसी हिस्से की प्राकृतिक बनावट यानी नेचुरल स्ट्रक्चर, जलवायु, वनस्पति और दूसरी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक का ज्ञान हो सके, ठीक है। तो पृथ्वी के किसी भी हिस्से की प्राकृतिक बनावट, जलवायु, वनस्पति और दूसरी विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक का ज्ञान हो सके, वो क्या आपका, ये आपके दोनों क्या थे? भूगोल शिक्षा के मानचित्रों का उपयोग व अध्ययन करने के 2 उद्देश्य थे, समझे बच्चों? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं या सामग्री। अब प्रकृति से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है और सामग्री कौन कौन सी देती है, यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ठीक है। तो पहला तो आपका लकड़ी हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं एक एक करके। तो प्रकृति से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिसका इस्तेमाल बच्चों को समझाने में और पढ़ाने में किया जा सकता है, ठीक है। ये बिना किसी लागत यानी कॉस्ट के मिल जाते हैं, जैसे पत्तियां हो गई, टहनियां हो गई यानी ट्विंक्स, जड़ें हो गई यानी रूट, बीज यानी सीड, कंकड़ यानी पेबल्स और पत्थर यानी स्टोन। तो ये आपके क्या थी? ये आपके 6 प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं थी, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं उत्तम अधिगम सामग्री की विशेषताएं, ठीक है। उत्तम यानी जो बेस्ट होता है, तो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या होते हैं? उत्तम अधिगम सामग्री यानी बेस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल वे होती हैं जिनके द्वारा बच्चों को अच्छे और सही तरीके से पढ़ाया और समझाया जा सके, ठीक है। उत्तर अधिगम सामग्री की कुछ खास बातें होनी जरूरी है, जैसे बिना लागत की, कॉस्ट फ्री या कम लागत की, ऐसे चीजों जिन्हें बनाने में पैसा ना लगे या बहुत कम लगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये आपका उत्तर अधिगम सामग्री की विशेषताएं हैं, ठीक है। बहुउद्देशीय हो यानी मल्टीपर्पज हो, ऐसी सामग्री जिसका इस्तेमाल कई अलग अलग कामों में किया जा सके, ठीक है। ये आप क्या होता है? बहुउद्देशीय होता है। तीसरा आता है 1 से अधिक कक्षाओं में प्रयोग हो सके, कैन बी यूज इन मोर देन 1 क्लासेस, ऐसी सामग्री जिसे अलग अलग क्लासेस के बच्चों को पढ़ाने में इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है।
चौथा आता है आपका सरलता से उपयोग की जा सके, यानी इजी टू यूज, जिसे टीचर आसानी से इस्तेमाल कर सके। पांचवा आता है बच्चों की रुचि, यानी इंटरेस्ट, आयु और मानसिक स्तर के अनुसार। ठीक है, समझो बच्चों। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बिना लागत के प्राप्त सामग्री, यानी मटेरियल ऑब्टेन विदाउट कॉस्ट। क्या क्या होता है बताइए। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बिना लागत के प्राप्त सामग्री, यानी मटेरियल ऑब्टेन विदाउट कॉस्ट। मैंने आपका वर्णमाला यानी अल्फाबेट्स के गत्ते यानी कार्डबोर्ड या कागज के टुकड़ों को काट कर बनाना। ठीक है, बहुउद्देशीय सामग्री यानी मल्टीपर्पज मटेरियल्स। क्या होगा, मैप हो गया। ठीक है, मानचित्र या चार्ट के द्वारा बच्चों का रंग, आकृतियां, शेप और चित्र, पिक्चर्स को एक साथ पढ़ाना और समझाना, जिससे एक ही चीज से कई बातें सीख सकें। ठीक है, आते हैं बच्चों, पढ़ते हैं हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग एवं रख रूप, यानी प्रिकॉशंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन मैन्युफैक्चरिंग यूज एंड स्टोरेज। ठीक है, तो देखते हैं हम शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग और रख रखाव। तो टीचर अधिगम सर्वदृश्य सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग ऑडियो विजुअल एड में से कुछ को टीचर खुद बनाते हैं और कुछ को बाजार से खरीदना पड़ता है। ज्यादातर सामग्री को बनाया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री को बनाने, इस्तेमाल करने और रखने में कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। ठीक है ना, निर्माण, रख रखाव व प्रयोग में सावधानियां, यानी प्रिकॉशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज एंड यूज ऑफ शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, तो सामग्री बनाते समय उसका मकसद यानी ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। सामग्री को बनाने में कम खर्च आए और वह चीजें अच्छी बने। ठीक है, सामग्री को ऐसी जगह रखना चाहिए जिससे वह गिरे नहीं और टूटे फटे नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। ठीक है, शिक्षण सहगामी सामग्री को कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इस बातों का ध्यान रहना चाहिए। नमूनों यानी सैंपल्स, मॉडल्स, मानचित्र यानी मैप, चित्र यानी पिक्चर्स आदि का कब प्रयोग करना है यह टीचर को पता होना चाहिए। ठीक है, ये थे आपके रख रखाव व प्रयोग के उसमें सावधानियां जो बरती जाती है। समझ में आया बच्चों, ये था आज की क्लास। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। आइए हम लोग शॉर्ट्स नोट्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो श्रव्य सामग्री यानी जो हम सुन सकते हैं ऑडियो रेडियो, आपको 1927 में मुंबई और कोलकाता में प्रसारण हुआ। 1929 में शिक्षा आयोग वो शिक्षा में उपयोग हुआ। 1930 में AIR हुआ और 1857 में आकाशवाणी हो गया। ठीक है, टेप रिकॉर्डर ध्वनि का टेप पर रिकॉर्ड कर सुनना। ग्रामोफोन वाक्यों, कविताओं, गीतों का स्थायी रिकॉर्ड हो गया ग्रामोफोन। स्वदेश सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड, टेलीविजन हो गया शक्तिशाली माध्यम, सुनकर व देखकर सीखना, स्थायी ज्ञान। ठीक है, भारत में दूरदर्शन आपका 15 अगस्त 1959 को दिल्ली में पहला प्रयोग हुआ। 1 अप्रैल 1976 को AIR से अलग हो गया और दूरदर्शन कहलाने लगा। महत्व क्या हुआ, सूचना पहुंचाना, वास्तविक वातावरण, मनोरंजन प्लस शिक्षा और तर्क शक्ति को बढ़ाना। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षा में उपयोगी है। 1960 के दशक में भारत में आया। उपयोग क्या हुआ, छात्र अभिलेख, छात्र का रिकॉर्ड, परीक्षा परिणाम, शोध, सीखने और सिखाने में। ठीक है, मानचित्र यानी भूगोल शिक्षण में उपयोगी, पृथ्वी के भाग, देशों, पर्वतों आदि का ज्ञान देना। ठीक है, प्रकृति से प्राप्त वस्तु यानी पत्तियां, टहनियां, कंकड़ आदि बिना लागत के। ठीक है, ये सारी क्या है, प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, उत्तम से अधिगम सामग्री की विशेषताएं, बिना लागत, कम लागत के, बहुउद्देश्य, मल्टीपल उद्देश्य हो, एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग हो सके, सरलता से उपयोग हो सके और बच्चों की रुचि व आयु व मानसिक स्तर के अनुसार हो। ठीक है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, निर्माण उद्देश्य ध्यान में रखना चाहिए, कम लागत, अच्छी गुणवत्ता हो, रख रखाव, सुरक्षा प्रदान रहे, टूटे फूटे नहीं, सही समय पर और सही तरीके से उपयोग कर सकें। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हमने पढ़ा था 1986 में। उद्देश्य क्या, बढ़ती जनसंख्या व संसाधनों की कमी में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना। सामग्री आपकी 3 किटों में दी गई थी, विज्ञान, गणित और मिनिटोर के प्रयोग। ठीक है, ये थी आज की क्लास। अब हम लोग का क्या हो गया, अब हम लोग का चैप्टर पूरा, ये कंप्लीट सिलेबस पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने कंप्लीट सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएंगे होंगे बच्चों। तो बच्चों ये थी हमारी पूरी शिक्षण अधिगम की क्लासेस। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खासकर जो DLED BTC के स्टूडेंट हो। और हाँ, हमारा जो चैनल है DLED पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते हैं। मिलते हैं हम बच्चों अगली क्लासेस में। आप लोग बताइएगा कि कौन सा क्लासेस आपको, कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। शिक्षण अधिगम हम लोगों ने पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर कर लिया है। ठीक है,
कोई भी चीज़ हमने छोड़ा नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक कर दें, हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें dp.पाठशाला को। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।